Hello friends, I am Rahul Verma, IAS officer 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अगस्त 2022 करंट अफेयर्स फॉर इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के लिए। ईएससी के बारे में आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम हो गई है इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे करंट अफेयर्स में मैंने बहुत सारे टॉपिक, एक्स्ट्रा टॉपिक जो भी हो सकते हैं, मतलब जितना भी हो सकता है मैक्स टू मैक्स मैं सारा का सारा कवर करता हूँ। ये पीडीएफ फाइल आपको टारगेट आईएएस की वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कुछ क्विजेज भी मैंने आप लोगों के लिए दिए हुए हैं, तो ये पढ़ने के बाद क्विज दीजिए, आपको थोड़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी वहाँ से। क्लियर? तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में जैसे भी हो सकता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, और कोशिश करता हूँ कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत जितने भी हो 80 to 90% आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं नोट से आपको मिल जाए। क्लियर? तो आपको मिलेंगे नो डाउट। बहुत सही तरीके से मैंने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया है यहाँ पे, तो आपको कहीं भी और किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है करंट अफेयर्स, और बहुत ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि आप बिल्कुल एएस के लेवल में लगे हुए हैं पढ़ने के लिए, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, आपको टेक्निकल पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्लियर? जनरल स्टडी के लिए मैं आपको जितना पढ़ा दे रहा हूँ आपको मोर देन सफिशिएंट, और आपको उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे हर बार कहता हूँ आपको एक लेवल अचीव करना पड़ेगा, इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि आपके मार्क्स किसी भी टेस्ट सीरीज में 70 to 80% मार्क्स आने चाहिए, तब आप जाके समझिए कि आपका सिलेक्शन हो पा रहा है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। और जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ उनका सिलेक्शन इसलिए होता है कि वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं और अपनी चीज़ें इंप्रूव करते हैं। तो आपको भी अपनी चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, वैकेंसीज बहुत कम है। अगर आपको एक लेवल अचीव करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्लियर, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो नॉर्मली बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं तो 5 या 6 घंटे पढ़ते हैं पर डे। तो आप कोशिश करिए कि आपके जो टाइम है उसको थोड़ा सा आप बढ़ाएं, 8-10 घंटे तक लेके जाएं पढ़ने के लिए। आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और आपके नो डाउट सिलेबस बहुत ज़्यादा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर करनी है, और आपको एक लेवल भी अचीव करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? ऐसा नहीं आपको कंफर्ट जोन से आपको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा पढ़ने के लिए। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग बाद में फेस करेंगे। तो बहुत अच्छा होगा कि आप लोग 2-3 साल प्रिपरेशन ना करें, इससे अच्छा है कि आप लोग 1 साल प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें, नो डाउट आपका हो जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2022 करंट अफेयर्स जनरल स्टडी मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। आप चाहें तो टारगेट आईएएस से पढ़ सकते हैं जनरल स्टडी को। क्लियर? चलिए देखते हैं। लेबर कोड्स, पहले आपको कुछ लेबर्स लॉ थे, वो 29 लेबर लॉ थे जिनको जिनको पार्लियामेंट में अभी कंसाइज करके पास कर दिया है। ये 3 बिल्स आपके पास हुए हैं पार्लियामेंट में, और जिसमें आपके 4 न्यू लेबर कोड्स बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपका पढ़ लीजिए इसको। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपको पता होगा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेबर इज सब्जेक्टेड टू कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पता होता है, जहाँ पे आपकी पावर्स होती हैं आपके सेंटर और स्टेट दोनों के पास में। क्या क्लियर? तो पार्लियामेंट पासिस 3 बिल्स कंप्लीट द गवर्नमेंट्स कोडिफिकेशन ऑफ 29 लेबर बिल इनटू द 4 न्यू लेबर कोड्स में। जो आपके 29 लेबर लॉ थे उनको 4 कोड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया, चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव की गई। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इनके नाम तो आपको बिल्कुल एटलीस्ट आपको इनके नाम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। द कोड ऑन बेसिस पे क्या कोड्स रहेंगे आपके? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड्स, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड्स। क्लियर? बहुत नॉर्मल से हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी जब लेबर वर्क करती है तो मिनिमम बेसिस क्या क्या उसके डिफाइन होने चाहिए, इंडस्ट्री के साथ किस तरीके से वो फिक्स पेमेंट पे या फिर सिंपल से किस रिलेशन पे, मतलब परमानेंट बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस पे, किस पे वर्क कर रहा है। तो ऑब्वियस है कि इंडस्ट्री रिलेशन कोड्स भी होंगे और सोशल सिक्योरिटी कोड्स भी होंगे उसको लेके, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ। चलिए इनको डिस्कस करते हैं अभी। क्लियर? अगर आप लोग देखेंगे तो ओवर 90% ऑफ इंडिया 50 करोड़ वर्कर्स आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। 90% इंडिया 50 करोड़ वर्कर्स होंगे आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। तो उनके लिए है all through these codes, and government want to ensure that all of them enjoy the benefit of the labor law related to the minimum wages and social security। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों के लिए एक मिनिमम वेजेस मिले और सोशली सिक्योर्ड हो। तो ये चारों लॉ सारी चीज़ों को सिक्योर करते हैं। चलिए देखते हैं कोड्स वन बाई वन। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, 4 कोड्स हैं आपके। फर्स्ट है आपका कोड ऑन वेजेस, अप्लाई टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल एम्प्लॉइज इन बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। मतलब कोई भी आपकी लेबर है वो किसी भी ऑल एम्प्लॉय है जो आपके ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सभी में अप्लाई कर सकते हैं कोड ऑन बेसिस पे। दिस कोड
in which is a uniform applicability of the provision of टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेज एंड मिनिमम वेजेस टू ऑल एम्प्लॉय। ये आपका कोड इंश्योर करेगा कि सारे जो आपके वर्कर्स हैं या फिर जो भी आप एम्प्लॉय हैं उनको उनको जो टाइमली पेमेंट हो जाए और मिनिमम वेजेस टू ऑल एम्प्लॉयज को मिनिमम वेजेस मिले उनकी उनके वर्क के अकॉर्डिंग। क्लियर। सेकंड में देखें कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी की बात करें, दिस कोड प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड। सोशल सिक्योरिटी फंड्स जो भी आपके रिलेटेड फंड्स होते हैं, पीपीएफ वगैरह ईपीएफ वगैरह, वो सारे फंड आपके इसमें आते हैं, सोशल सिक्योरिटी फंड। क्लियर। तो ये कोड इंश्योर करता है, प्रोवाइड करता है क्रिएशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका रहता ही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी सिक्योरिटी करता है इस चीज को लेकर। फर्म्स एम्प्लॉय मोर देन 20 वर्कर्स हैव टू मैंडेटरी रिपोर्ट वैकेंसी ऑनलाइन अंडर दिस कोड। मतलब अगर कोई फर्म है जिसमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट 20 से ज़्यादा है तो उनको मैंडेटरी हो जाएगा कि ऑनलाइन वैकेंसी के लिए क्रिएट करें। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं, एक ये और एक ये, दो बहुत बड़े चेंजेस हैं जो आपके थोड़े समझने पड़ेंगे। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, एम्प्लॉय में बी एबल टू एंजॉय अ 4 डे वर्क वीक। क्लियर। तो आपको जो 1 वीक में जो भी वर्क होता था 4 डेज वो वर्क कर सकते हैं, मे बी एबल टू एंजॉय अ 4 डे वीक वर्क, प्रोवाइड द टोटल वर्किंग आवर इन द इंटायर वीक इज नॉट लेस देन 48 आवर। लेकिन इसमें आपका जो वर्किंग आवर्स होंगे वो 48 आवर्स होंगे आपके, मैंने इससे कम नहीं हो सकते आपके। कंपनीज कैन मेक एम्प्लॉयज वर्क फॉर 4 डेज इंस्टेड ऑफ 5। 4 डेज भी करवा सकती है एम्प्लॉय से वर्क इंस्टेड ऑफ 5 डेज। जैसे आपके 5 डेज चल रहे हैं और 5 डेज वर्क करेंगे तो उनको 9 आवर्स पर डे वर्क करना रहता था, लेकिन अब 4 डे वर्क कर रहे हैं एंड दे विल बी 3 डे ऑफ, और उनके 3 दिन ऑब्वियसली 4 डे वर्क करेंगे तो आपके 3 डेज आपके ऑफ रहेंगे। बट इन दैट केस रेगुलर वर्कर आवर कैन बिकम 12 आवर इन अ डे फ्रॉम 9 आवर एट प्रेजेंट। जो आपके प्रेजेंट में 9 आवर थे, अब कंपनी आपसे 12 घंटे वर्क करवा सकती है। लेकिन अगर वो आपकी कंपनी आपसे 12 घंटे वर्क करवा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे 4 दिन वर्क करवा सकती है। क्लियर। तो 12 घंटे काम करवा रही है, 12 आवर इन अ डे, और 4 दिन आप वर्क करेंगे तो वर्चों को 48 आवर जो आपके मिनिमम होते हैं वो आप लोग कर पाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द कोड ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आपका पहले क्या था, चलिए पहले एक ही कोड पढ़ देते हैं। द कोड इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोविजन फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट गिवन। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस करेगा इसमें, गिवन एम्प्लॉयज फ्लेक्सिबल टू एंगेज अ वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ देना पड़ेगा उसे। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज विल गेट द सेम बेनिफिट एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉय होंगे उनको सेम बेनिफिट मिलेंगे जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं इनके। ठीक है। तो फिक्स टर्म बेसिस पे भी किसी को रख रहे हो तो उसको एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करके देना पड़ेगा। द न्यू इंडस्ट्रीज रिलेशन कोड विल आल्सो improve easy of doing business by allowing firms with up to 300 workers to go ahead for layoff। layoff मतलब वो अगर अपना फर्म बंद करना चाहते हैं 300 वर्कर्स को लेके तो वो कर सकते हैं, और क्लोजर विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, उनको इसके लिए गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं है। पहले क्या था 100 वर्कर तक अलाउ था कि 100 वर्कर्स था, अगर कोई फर्म है वो क्लोज कर रही है अपने फर्म को तो उसको किसी भी गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं हो सकती, वो आपके ले ऑफ कर सकती है। अब ये बढ़ा के आपका 300 वर्कर्स तक कर दिया गया है। क्लियर। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिए। अब सिंपल से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस कोड्स लिखते हैं। अंडर दिस कोड employers are required to ensure that the workplace is free from the hazards which causes injury or occupational disease to employee, provide a free annual health examination or test free of cost to certain classes of employee। सारी चीजें हैं, पहले भी थी अभी भी वही है, थोड़ी चीजें इंप्रूव की गई हैं। A provision has been made for the employee to provide traveling allowance annually। traveling allowance भी दिए जाएंगे to an interstate migrant worker for undertaking a to and flow journey of this native place, और जो इनका native place। तो further providing a appointment letter to the workers have been made mandatory। कोई वर्कर कर रहा है आपका तो एक फिक्स टेन्योर के लिए रखा हुआ आपको, तो उसके लिए आपको एक मिनिमम जो आपको मैंडेटरी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। ठीक। तो ये 4 सिंपल से कोड्स थे जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आपको यहाँ पे बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए। समझिए, पढ़ लीजिए एक बार इसी तरीके से, याद रखिए इन चीज़ों को। कोई भी चीज़ है, कोई डाउट है आपको समझ में नहीं आनी चीज़ें, आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेल करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी चीज़ें डाउट क्लियर करूंगा। चलिए देखते हैं अर्थगंगा। पहले आपका क्या था प्रोजेक्ट, पहले आपका नमामि गंगा था। अब नमामि गंगा से
अब ये अर्थ गंगा की तरफ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ अर्थ गंगा वाज इंट्रोड्यूस बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया था। द फर्स्ट नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग इन द 2019 में, जो फर्स्ट नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग हुई 2019 कानपुर में हुई थी, उसको अब ये कंसेप्ट तब लाया गया था अर्थ गंगा का। लेकिन इन दिस मीटिंग ही सजेस्ट मूविंग फ्रॉम नमामि गंगा टू अर्थ गंगा। क्लियर? नमामि गंगा इनिशिएट टू क्लीन द रिवर। नमामि गंगा इंट्रोड्यूस किया गया था, क्लीन द गंगा रिवर। क्लियर? अभी नमामि गंगा से कहाँ पहुंच रहा है आपका? नमामि गंगा मतलब क्लीन द, नमामि गंगा से क्या पहुंच रहा है आपका? अर्थ गंगा। अर्थ गंगा में क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। अर्थ गंगा एम्स टू promote the sustainable development of the Ganga River and its surrounding area by boosting economical activities associated with the river। रिवर से रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड एक्टिविटी हो सकती है आपको, जो इकोनॉमी को बूस्ट करें, उसके सराउंडिंग एरिया से रिलेटेड उन सभी को प्रमोट करने की जरूरत है। तो अर्थ गंगा का एम रहेगा प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चीजों को प्रमोट करना है, डेवलपमेंट गंगा रिवर एंड सराउंडिंग एरिया। क्लियर? थीम क्या है? थीम याद रखिए, थीम्स इंपॉर्टेंट रहती है, कई बार पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में। सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ वाटर अंडर द अर्थ गंगा। अर्थ गंगा कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा आपको कि नमामि गंगा मतलब क्लीन द गंगा रिवर। अब ये नमामि गंगा से मूव कर रहे हैं अर्थ गंगा की तरफ, तो अर्थ गंगा मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, sustainable development to boost the economical activities around the river। तो देखते हैं इसमें क्या है। अंडर अर्थ गंगा गवर्नमेंट वर्किंग 6 वर्टिकल्स क्या है आपके? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग होगी विच इन्वॉल्व्स केमिकल फ्री फार्मिंग ऑन 10 किलोमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर। रिवर के दोनों साइड 10 किलोमीटर तक कोई भी केमिकल यूज नहीं किया है, केमिकल फ्री फार्मिंग होगी। और इसमें एंड द प्रमोशन ऑफ काउडक्स, जो काउडक्स डग रहता है उसका यूज किया जाएगा एज अ फर्टिलाइजर थ्रू द गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम के थ्रू काउडक का यूज किया जाएगा, यहाँ पर एज अ फर्टिलाइजर, केमिकल का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? सेकेंड, मोनेटाइजेशन एंड द रीयूज ऑफ स्लस एंड वेस्ट वाटर। सीइंग ऑफ रीयूज ट्रीटेड वाटर फॉर द इरिगेशन, जो आपका रीयूज इंडस्ट्री से निकला हुआ वाटर उसको, या फिर आपके सिटी से आया हुआ वाटर उसको रीयूज करेंगे, उसको ट्रीटेड वाटर फॉर द इरिगेशन, इंडस्ट्रियल एंड रेवेन्यू जनरेशन फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। क्लियर? लाइवलीहुड जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग हार्ट्स। हार्ट्स मतलब एक लोकल मार्केट क्रिएट करना है, लोकल मार्केट क्रिएट करना है अराउंड द गंगा रिवर, वेयर पीपल कैन सेल लोकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन प्लांट्स एंड आयुर्वेदा, ये सारी चीजें सेल कर सकते हैं उसमें, तो इससे भी इकोनॉमी बूस्ट होगी। इकोनॉमिकल सिंपल से अर्थ गंगा मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को बूस्ट करना है अराउंड द गंगा रिवर। द मॉडल सीक टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन बाय इंक्रीजिंग सिंथेसिस बिटवीन द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व विद द रिवर। तो इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन, मॉडल सीक टू प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म टू द गंगा एंड सराउंडिंग है, जैसे आपके टूरिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको, जैसे स्पोर्ट्स हैं कुछ या कंडक्टिंग योगा एक्टिविटी एक्सेट्रा। लास्टली मॉडल सीकिंग टू प्रमोट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बाय द एम्पावर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इम्प्रूविंग वाटर गवर्नेंस रिलेटेड। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, समझिए अच्छी तरीके से, याद रखिए इसको अर्थ गंगा को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। एनर्जी कंजर्वेशन, द लोकसभा हैज पास्ड द बिल अमेंड द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2021। 2021 जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, और अमेंडमेंट होने के बाद आपका बिल बनकर तैयार हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 दैट रिड्यूस फॉसिल फ्यूल एनर्जी कंजम्पशन। और इसमें फॉसिल फ्यूल एनर्जी कंजर्वेशन को रिड्यूस किया गया है, फॉर रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड, मतलब आपकी फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कंजम्पशन उसको रिड्यूस किया गया, और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इंप्रूव करने के लिए चीजें रखी गई इसमें। द की चेंजेस हैव बीन एडेड टू द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। की चेंजेस क्या है? मैंडेटरी यूज ऑफ, मैंडेटरी यूज रहेंगे आपकी, ये क्लियर, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, यूजेस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास एंड इथेनॉल फॉर द एनर्जी एंड फीड स्टॉक। क्लियर, तो इसके लिए कंपलसरी हो गई, ये चीजें यूज करनी पड़ेंगी समझ में। सेटअप कार्बन मार्केट सेटअप करने पड़ेंगे इन इंडिया एंड सेट रूल्स एंड प्रोविजन फॉर द कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। क्लियर, expand and coverage of the energy conversion regime to large residential area। large energy conservation practices भी implement की जाएंगी। define scope, prescribe consumption standards for the energy conservation building codes, ये भी सब building codes भी आएंगे
आपके एनर्जी कंजर्वेशन से स्टैंडर्ड को मीट करेंगे। मैनेज द एक्सपेंड एंड मेंबरशिप ऑफ PEE गवर्निंग काउंसिलिंग, ये भी आपकी मैनेज करनी पड़ेगी। अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर द स्मूथ डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। कुल मिला के एक चीज़ याद रखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल में। ये अमेंडमेंट बिल जो आपका लास्ट बिल था आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2021 को अमेंड करके बनाया गया है, और इसमें रिड्यूस किए गए फोसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस किया गया यहाँ पे, और इम्प्रूव कर रहे हैं आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं आपके। क्लियर, फॉसल फ्यूल हैं, ग्रीन जो भी आपके हैं, सोलर वगैरह, उनका यूज करने पे उनके यूज के लिए मैंडेटरी रखा गया है और इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। चलिए, बैटरी बेस्ड मैनेजमेंट रूल 2022, इसमें भी सारे टाइप की बैटरी को कवर किया गया, और ये अमेंडमेंट है आपका। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है रिसेंटली नोटिफाई बैटरी बेस्ड मैनेजमेंट रूल 2020 फॉर इको फ्रेंडली डिस्पोजल ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज। जो डिफेक्टिव बैटरीज हैं उनको एक तरीके से इकोनॉमिकल इको फ्रेंडली डिस्पोजल किस तरीके से किया जाए, उसके लिए आपका ये बिल पास किया गया है। दीज रूल्स विल रिप्लेस द बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2021। आपका लास्ट आपका जो बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल था उसमें अमेंड करके रूल बनाया गया, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। क्लियर, तो इस रूल में सारे टाइप की बैटरी कवर होंगी, बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, पोर्टेबल बैटरीज, ऑटोमोबाइल बैटरीज, इंडस्ट्रियल बैटरी, ये सारी टाइप की बैटरी कवर होंगी इसमें। क्लियर, द रूल फंक्शनिंग बेस्ड ऑन द एक्सेप्ट ऑफ द एक्सपेंडेड प्रोड्यूसर, जो भी आपके एक्सपेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फंक्शन इस तरीके से करेगा कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जो आपका प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वेयर द producer of battery are responsible for collecting and recycling of the waste batteries and use of the recovered material from the waste to the new battery। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उसको कलेक्ट करनी है, यूज कर सकता है, रिसाइकिल कर सकता है उनको, या रिकवर्ड कर सकता है जो भी मटेरियल से निकल रहा है वेस्ट में डिस्पोज करने के पहले। ठीक है, तो ये आपके प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। द रूल्स विल इनेबल सेटिंग अप ऑफ मैकेनिज्म एंड सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल फॉर एक्सचेंज ऑफ द EPR सर्टिफिकेट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द or refurbisher or recyclers to fulfill the obligations of the producers. The rules promote setting up a new industries and entrepreneurship on the collection and recycling refurbishment of the waste battery। recycling का तो आपको समझ में आ रहा होगा, refurbishment मतलब कुछ पुरानी टाइप की बैटरी रहती है उनमें कुछ चीजें इंप्रूव करके या पार्ट्स को चेंज करके उसको फिर से नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, वो रिफर्बिशमेंट कहलाता है यहाँ पे। और prescribing the use of certain number of recycling material in the making of the new batteries with reduce the dependency of new raw material and save natural resources। important है ये। क्लियर, तो क्या कर रहे हैं, जो आपके डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं, डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं कि उसमें नया कोई रॉ मटेरियल इन्वॉल्व ना हो और जो नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सके। तो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जो भी पॉइंट्स है इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिए आपको। The Electricity Amendment Bill, ये The Electricity Amendment Bill 2022, The Electricity Amendment Bill 2002 amend Electricity Act 2023 को इसने अमेंड किया है, was introduced in the लोक सभा on अगस्त 8, 2022। इंट्रोड्यूस किया गया तो पास भी कर दिया। इट विल प्रपोज टू रेगुलेट द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इन इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा इंडिया में, उस पर बेस्ड है। इट विल सेट अप द सेंट्रल एंड स्टेट रेगुलेटरी कमीशन। आपका एक तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC, और एक तो है आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन SERC टू रेगुलेट इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मैटर्स रिस्पेक्टिवली। तो इन सब चीजों को इस तरीके रेगुलेटरी कमीशन ये सेटअप किए गए हैं। द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल एम टू गिविंग मल्टीपल प्लेयर ओपन एक्सेस टू द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। यहाँ पे एक चीज इंप्रूव हुई है यहाँ पे कि मल्टी प्लेयर्स के लिए ओपन एक्सेस रहेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ पावर सप्लायर्स एंड आल्सो अलाउइंग कंज्यूमर टू चूज एनी सर्विस प्रोवाइडर। वो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को चूज कर सकते हैं। क्या यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस बिल के थ्रू, बहुत सारे मल्टीपल प्लेयर्स आ सकते हैं मार्केट में और वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर, और वो कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के पास भी एक ऑप्शन रहेगा, वो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से अपनी सर्विस ले सकते हैं। क्लियर, दिस विल सीक टू अमेंड इलेक्ट्रिसिटी बिल Electricity Act 2003 to facilitate the use of distribution network by all licensor। जैसे मैंने आपको बताया सभी को फैसिलिटेट करेगा अंडर द प्रोविजन ऑफ नॉन डिस्क्रिप्शन ओपन एक्सेस रहेगा। सिंपल सा एक पॉइंट याद रखिए, ओपन एक्सेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ
इनेबलिंग कंपटीशन, इससे कंपटीशन और बढ़ेगा। एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड द इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द पावर सेक्टर, पावर सेक्टर की इससे सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। ओपन एक्सेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। टू फैसिलिटेट नॉन डिस्क्रिमिनेशन ओपन एक्सेस टू द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ओपन एक्सेस रहेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इसमें, कोई भी आके यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स ऐड हो सकते हैं। टू मेक provisions graded revision in traffic over a year beside mandatory fixing of maximum ceiling and minimum traffic, जो maximum ceiling थी minimum traffic थी उसको उसके अलावा ये क्या करेंगे, गारंटेड रिवीजन में ट्रैफिक ओवर अ ईयर, जो ओवर अ ईयर जो ट्रैफिक आ रहा है उसके बेसिस पे ग्रेडेड रिवीजन किया जाएगा। क्लियर, कि ये नहीं रहेगा कि फिक्स मैक्सिमम रहेगा, सीलिंग रहेगी, मिनिमम ट्रैफिक रहेगा। टू कन्वर्ट द रेट ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम इम्पीचमेंट और फाइन, इसमें भी रेट में भी चेंजेस किए जाएंगे। क्लियर, कि जो जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करता था तो उनको पनिशमेंट और इम्पीचमेंट, पनिशमेंट तो होता है और इम्प्रिजनमेंट जो भी मिलते थे, इम्प्रिजनमेंट और फाइन्स वगैरह, उसमें भी रेट में चाहिए। टू स्ट्रेंथनिंग फंक्शन दैट विल बी डिस्चार्ज बाय द रेगुलेटर्स। क्लियर, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा, जैसे आप लोग अभी देखते हैं आपके हर एक कार में, कमर्शियल कार हो आपके या फिर पर्सनल कार हो, कमर्शियल व्हीकल सभी में आपके लगे रहते हैं फास्टैग। फास्टैग को रिप्लेस किया जा रहा है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा से। क्लियर, तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री इज नाउ मूविंग अहेड विद अ प्लान टू रिप्लेस द ऑल टोल प्लाजा, सारे के सारे टोल प्लाजा को रिप्लेस कर रहे हैं विद ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा से। ANPR cameras will read the vehicle number plate and automatically deduct toll fees from the bank account of the vehicle owner. The entries and the exit of the toll road will have these camera installed, entry और exit पे install रहेंगे, तो सिंपली डिटेक्ट करेगा और जो भी इसका चार्ज होगा बैंक अकाउंट से डिटेक्ट कर लिया जाएगा ओनर के। ऑल नंबर प्लेट्स इन इंडिया कैन नॉट बी रीड, सारी नंबर प्लेट नहीं पढ़ी जा सकती है। प्रॉब्लम है, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओनली दीज हैव जो 2019 की बाद की प्लेट हैं विल बी रजिस्टर्ड बाय द कैमरा, जो कैमरा से रजिस्टर्ड हो सकती है, की गई है। द गवर्नमेंट इन 2019 हैव कम विद अ रूल मैंडेटिंग पैसेंजर व्हीकल टू हैव कंपनी फिटेड नंबर प्लेट, एक मैंडेटरी कर देंगे, जो कंपनी ने फिट करके नंबर प्लेट दी वही होगी, वही आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी रूल में आ जाएगा। एंड दीज ओनली नंबर प्लेट कैन बी रीड बाय द कैमरा, और ये नंबर प्लेट आपके कैमरा के द्वारा रीड की जा सकती है। रिसेंटली 97% of the total toll collection happen through the FASTag। FASTag से 97% होता था कलेक्शन, और 3% जो आपका रेवेन्यू है वो पे करते हैं मोर देन, they pay higher than the normal rated rate by not using FASTag. With FASTags it takes around 47 सेकेंड पर व्हीकल टू क्रॉस अ टोल प्लाजा, और ये आपका जब आ जाएगा आपका ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा, तो इसमें और बहुत कम टाइम लगेगा आपका। ठीक है, इशूज क्या आ रहे हैं इसमें, सबसे पहले आप लोग नंबर प्लेट में इस तरीके से लिखे रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली एक्सेट्रा, और ये नेम्स ऑफ द गॉड लिखे रहते हैं। डिफिकल्टी टू रीड होते हैं, जैसे आपके ट्रक्स वगैरह होते हैं मोस्टली हिडन रखे रहते हैं अपने नंबर प्लेट को, या फिर सॉइलेड होते हैं वो, तो इन सब चीज़ों को वजह से प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे आपके। 23rd सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग हुई है आपकी, सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग। तो सेंट्रल जोन में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ही आ जाते हैं। तो इनकी सेंट्रल जोनल मीटिंग हुई है और इन लोगों ने बात की है आपकी कनेक्टिविटी को लेके, पावर, रिवर वाटर शेयरिंग और अदर मैटर्स को डिस्कस किए गए हैं। तो ये सारे मैटर डिस्कस किए गए हैं, इसमें आपके सारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरीट और जो ऑफिसर्स थे वो आए हैं इसमें। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह chaired the 23rd meeting of the Central Zone Council in Bhopal on August 2022, where 22 August 2022, where issues like connectivity, power sharing of river water and other matter of the common interest were discussed। तो ये सारी चीजें डिस्कस की गई है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि 23rd मीटिंग जो आपकी सेंट्रल जोन मीटिंग हुई कहाँ पे हुई है, भोपाल में। किन किन चीज़ों पर डिस्कस हुआ है, कनेक्टिविटी, पावर और रिवर वाटर शेयरिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था, याद रखिए आप उसको। नेशनल
ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये सिस्टम आने के बाद क्या होगा, आपके क्राइम रिकॉर्ड को बहुत इजीली मॉनिटर कर पाएंगे चीज़। तो आपके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह integrated the National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS), which is designed to help in quick and easy disposal of cases with the help of centralized fingerprint database। ये बहुत जल्दी डिस्पोज कर जाएंगे केसों को, बहुत इजी होगा आइडेंटिफाई करने क्रिमिनल्स को, तो उसके लिए डाटाबेस बनाया जाएगा, ये सेंट्रलाइज्ड फिंगरप्रिंट डाटाबेस। इट इज कंसेप्शुलाइज्ड एंड मैनेज बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा ये मैनेज किया जाएगा। NAFIS प्रोजेक्ट इज अ कंट्री वाइड सर्चेबल डाटाबेस फॉर क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स, क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स रखे जाएंगे उसमें। इन अप्रैल 2022 मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू आइडेंटिफाई पर्सन थ्रू NAFIS। तो ये याद रखिए कि आपकी जो कंट्री की फर्स्ट स्टेट बना है वो मध्य प्रदेश, इससे कनेक्ट हुए NAFIS से। चलिए, बिहार 106 ईयर ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इंट्रोड्यूस इंक्लूड की गई, आपकी इंक्लूड इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट है। यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में 106 ईयर ओल्ड बिहार की ऑब्जर्वेटरी इंक्लूड किया गया। यूनेस्को हैज एडेड अ 106 ईयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट LS कॉलेज इन बिहार मुजफ्फरपुर ऑन इट्स लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट engagement heritage observatory of the world. The observatory was built in 1916 in the 123-year-old college now affiliated to the Bhimrao Ambedkar Bihar University से affiliated है। प्लेनेटोरियम probably the first in India, जो प्लेनेटोरियम है वो फर्स्ट है, probably first in India है, was also set up in the college in 1946। तो याद रखिए, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना है, LS कॉलेज जो बिहार में, वो आपको यूनेस्को की लिस्ट में, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया। बस इतना याद रखिए, बहुत है। चलिए देखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसमें एक सेटअप करने के लिए, फॉर सेटिंग अप अ गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय को सेटअप करने के लिए आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल में अमेंड किया गया है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंट्रोड्यूस अ बिल इन द पार्लियामेंट namely the Central University Amendment Bill 2022 to amend and Central University Act 2019। तो 2019 का जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल था उसमें अमेंड किया गया फॉर सेटिंग अप गति शक्ति विश्वविद्यालय को सेटअप करने के लिए। और इसका स्कोप क्या रहेगा, द स्कोप ऑफ द यूनिवर्सिटी विल एक्सटेंड बियॉन्ड द रेलवेज टू कवर द इंटायर ट्रांसपोर्ट सेक्टर टू सपोर्ट इट्स एम्बिशियस ग्रोथ एंड द मॉडर्नाइजेशन। तो आपकी जो गति शक्ति यूनिवर्सिटी बनेगी वो आपको रेलवे को तो एम्पावर करेगी और चीजें सपोर्ट और इस पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इम्प्रूव करेगा और ग्रोथ के लिए। गति शक्ति विश्वविद्यालय विल टेक मेजर टू प्रोवाइड क्वालिटी टीचिंग, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट इन डिसिप्लिन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो जो आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी इंप्रूवमेंट होंगे, जो भी रिसर्च होगी, वो आपकी गति शक्ति विश्वविद्यालय में की जाएगी। और ये गति शक्ति विश्वविद्यालय को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2019 में अमेंड किया गया है। क्लियर, तो आपके ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पास भी कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस पंचप्रण गोल। पंचप्रण गोल क्या क्या पंचप्रण गोल देखते हैं। ये आपके पंचप्रण गोल है मेक इन इंडिया, की इंडिया को किस तरीके से बनाना है आपको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 2022। जब नेशन के बारे में बोले यहाँ पे रेड फोर्ट पे, ऑन रेड फोर्ट 15 August 2022। In his speech outlined his पंचप्रण टारगेट 5 resolves to make India as a developed country। इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। By the time its celebration at 100 Independence Day, जब आपका 100वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, मतलब आपके 25 साल बाद हम लोग सब सेलिब्रेट करेंगे, तब तक इंडिया को क्या करना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्कस्ड द पंचप्रण गोल। पंचप्रण गोल क्या है, डेवलप्ड बाई 2047। तो 2047 तक इंडिया को डेवलप करना है, फ्री ऑफ कॉनिकल माइंडसेट से फ्री करना है, प्राउड ऑफ इट्स हेरिटेज, यूनाइटेड एंड इंटीग्रिटी, और हु सिटीजन पुट ड्यूटी एबव ऑल, सभी के लिए सारे करेंगे। क्लियर, आपको चीज समझ में आ गई होंगी। पीएम मोदी अनाउंस पंचप्रण गोल। तो पंचप्रण गोल बहुत सिंपल से है, याद रख लीजिए, इजी रहेगा आपको, मे भी आपके एग्जाम में पूछ लें आपसे। चलिए, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इसको मैं लास्ट ईयर भी आप लोगों को बताया था। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो आपके चिनाब रिवर बनने वाला था, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे चिनाब रिवर बना हुआ है आपका, ये कंप्लीट हो गया है
और इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया 13 अगस्त 2022 को। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज, और इसको नया नाम दिया गया है गोल्डन ज्वाइंट। याद रखिए गोल्डन ज्वाइंट इसी चिनाब रिवर को दिया गया है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। was inaugurated on 13th of August 2022. The Golden Joint is connected two ends of the deck of the world's highest railway bridge. It will be 35 meter higher than the Eiffel Tower. Eiffel Tower से भी आपका मतलब Eiffel Tower यहाँ का, और इससे भी आपका 35 मीटर आपका ये हायर है। The Chenab Bridge located in Jammu and Kashmir, Raishi district in 1350 meter long and aim to boost connectivity in the Kashmir वैली कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। दिस ब्रिज इज पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर और बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो इससे इसका एक ये पार्ट है आपका, USBRL प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ज्वाइंट, बहुत सिंपल सा ये ज्वाइंट रिवर कमीशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ MOU साइन हुए और बहुत सारी रिवर्स हैं जो इंडिया की जो आपके शेयर होती है आपकी बांग्लादेश के साथ। तो इंडिया एंड बांग्लादेश डिस्कस अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू द मेजर कॉमन रिवर सच एज आपकी जो है गंगा है, टेस्टा है और सेवरल सिमिलर रिवर से ड्यूरिंग द 30th मीटिंग ऑफ आपकी जो 30th मीटिंग हुई है ज्वाइंट रिवर कमीशन की, JRC की जो 30th मीटिंग हुई है उसमें। क्लियर। तो कुशियारा रिवर के बीच में एक कुशियारा रिवर के लिए MOU साइन किया गया है। तो इंटर वाटर शेयरिंग ऑफ कुशियारा रिवर, इंटरम वाटर शेयर करेंगे। वाटर इंटीग्रेट पॉइंट इन द फेनी रिवर, तो फेनी रिवर के लिए क्या किया गया? फाइनलाइजेशन ऑफ द डिजाइन एंड लोकेशन ऑफ द वाटर इनटेक पॉइंट ऑन फेरी रिवर टू मीट ड्रिंकिंग वाटर नीडेड ऑफ सेवरन टाउन इन त्रिपुरा। तो ये बस कॉमन से इशू है, आपसे ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। और टू साइड्स आल्सो डिस्कस जैसे एक्सचेंज ऑफ फूड रिलेटेड डाटा एंड इंफॉर्मेशन, रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क, ये सारी चीजें मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में चीजें साइन की गई। तो आप याद रखिए कि 30th मीटिंग ऑफ ज्वाइंट रिवर कमीशन किन किन बीच हुआ? इंडिया और बांग्लादेश। ये आपको याद इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कॉमन और भी चीजें इसमें कॉमन मैनेजमेंट है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया है। चलिए देखते हैं ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट। अब मैंने यहाँ बहुत सारा डाटा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है आप लोगों के लिए, इतना डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूँ आपको। क्लियर। ग्लोबल एम्पावरमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022। अगर इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल एम्पावरमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022। ये याद रखिए कि ग्लोबल एम्पावरमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ ये रिलीज कौन करता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO रिलीज करता है। हर साल मैं बताता हूँ आपको। The total global number of unemployment youth established estimated to be 73 million। आपके 73 मिलियन थे आपके एस्टिमेटेड किया गया 73 मिलियन 2000, slightly improvement from the 2021 75 million, but still 6 million above the pre-pandemic level of the 2019। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा, इतना आप याद रख सकते हैं कि आप 73 मिलियन आप एटलीस्ट याद रखिए कि 73 मिलियन इन 2022। It's about the employment rate of the young people in Asia and Pacific region is projected to be 14.9% unemployed person है। India also experienced a severe working hours and unemployment losses 2020-21। आपको पता ही होगा कोविड की कंडीशन की वजह से 2020-21 में काफी सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट लॉसेस देखे गए। यहाँ पे इंडिया यूथ एम्प्लॉयमेंट deteriorates on 2021 compared with the 2020 situation। इंडिया यूथ एम्प्लॉयड पार्टिसिपेट, ये आपको इतना डाटा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। न्यू रामसार साइट इन इंडिया। रामसार साइट्स के बारे में आपको पता होगा कि ये रामसार साइट्स आपकी वेटलैंड्स साइट है। वेटलैंड्स साइट होती है उनको बोलते हैं रामसार साइट। ये पॉइंट में मैं मेंशन भी किया कि लोगों को नहीं पता होगा इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। रामसार साइट इज अ वेटलैंड साइट डिजाइन to be of an international importance under the Ramsar Convention. It also known as the Convention on Wetlands। Clear? So the Convention on the Wetlands, that is the Ramsar sites। India has added 11 more wetlands। ये important point है, बहुत important point है, काफी अच्छा improvement है wetlands sites को add करने के लिए। तो India has added 11 more wetlands to the list of Ramsar sites to make a total of 75 sites covering an area of 13,26,677 हेक्टेयर। इतना पूरा टोटल एरिया कवर किया गया है। इन द कंट्री 75 रामसार साइट्स इन 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव।
75th इंडिपेंडेंस और इसमें आपकी 75 रामसर साइट्स इंक्लूड हो चुकी हैं आपकी रामसर कन्वेंशन में, ठीक है। तो द 11 न्यू साइट डिजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट इंक्लूड, तो जो भी डिजिग्नेट की गई है वो 4 साइट्स हैं आपकी तमिलनाडु में, 3 है उड़ीसा में, 2 है जम्मू एंड कश्मीर में एंड वन ईच है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो उनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप उनको याद कर लीजिए। क्लियर। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मंथन प्लेटफॉर्म फॉर R&D कोलैबोरेशन। The government of India launched the Manthan platform to drive collaboration between the industry and the research institution to implement technology-based social impact, innovation and solution. Clear? तो आपको समझ में आ गया होगा मंथन ऐप एक्चुअली में है क्या, इंडियाज प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। इसमें क्या होगा कि आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जो आपके इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो एक साथ आके कोलैबोरेशन करके और टेक्नोलॉजी से बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे ये लोग। Achieving India's scientific mission under United Nations Sustainable Development Goals, तो इसमें enable and empower all the sphere of science and technology within the country. Science and technology with social impact, innovations and solutions in India. Its platform will facilitate knowledge and transfer the interactions through the information exchange sessions, exhibitions and events to develop a framework for the future science, innovation and the technology-led growth. बहुत सारे ये टारगेट्स हैं जो अचीव होंगे। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके जो इंडिया के कुछ मिशंस थे वो भी कंप्लीट होंगे इसमें। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, मंथन प्लेटफॉर्म फॉर R&D कोलैबोरेशन। तो एक्चुअली मंथन प्लेटफॉर्म क्या है, तो इस तरीके का कि R&D कोलैबोरेशन है बिटवीन द इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। चलिए देखते हैं 2G इथेनॉल प्लांट इन पानीपत, बस सिंपल सा इतना याद रखिए, 2G इथेनॉल प्लांट इन पानीपत। तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये नाम ये याद भी रख सकते हैं, बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है 2022। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट एट पानीपत। The project will provide direct employment to the people, जो भी इस प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व होंगे उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो जैसे प्लांट ऑपरेशन में होंगे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट विल जनरेट इन द सप्लाई चेन, राइस स्ट्रू कटिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा। अब यहाँ पे राइस स्ट्रे जो आपका बच जाता था, राइस स्ट्रे जो बच जाता था उसको भी बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया जाएगा यहाँ पे 2G इथेनॉल। तो एनवायरनमेंट के लिए भी काफी सही रहेगा और इसका यूज भी काफी अच्छा हो गया। थ्रू द रिडक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ द राइस स्ट्रू, जैसे किसान लोग उसको जला देते थे उससे बचेंगे, रिडक्शन इन द बर्निंग ऑफ राइस स्ट्रा। प्रोजेक्ट विल contribute to the reduction of greenhouse gases equivalent to the about 3 lakh tons of the carbon dioxide equivalent emission per annum, which can be understood as equivalent to the replacing nearly 63,000 car annually on the country road. क्लियर, आप समझ सकते हैं कि जितना वो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करती हैं आपको 63,000 कार एनुअली, उतना आपका यहाँ से हो जाता था, आपका 3 लाख टन जो आपका था वो राइस स्ट्रेस हो जाता था। तो ये मिनिमाइज हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट कहाँ पे है आपका, पानीपत में। क्लियर, आज़ादी सेट जैसे कुछ 750 फीमेल्स स्टूडेंट हैं आपके जो फ्रॉम रिमोट एरिया से लिए गए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब ऑल ओवर इंडिया। इन लोगों ने मिलकर आपका ये आज़ादी सेट बनाया। स्मॉल टिनी सैटेलाइट है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेट एज श्री हरिकोटा। बस ये आपको याद रखना है कि जो आपका आज़ादी सेट कहाँ से लॉन्च किया गया, वो श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है। द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू प्लेस द अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉल्ड US-02 into a lower orbit along with the satellite called Azadi Set. The satellite will be launched from the Sriharikota. Clear? Azadi Set is the result of the ISRO pushing the girl to take up science, technology, engineering and mathematics. Clear? तो इन सारी फील्ड में इन्वॉल्व करना है गर्ल्स चाइल्ड को। चलिए देखते हैं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये अरुणाचल प्रदेश का काफी अच्छा इनिशिएटिव रहा है। अरुणाचल प्रदेश है आउट ऑफ द ड्रोन बेस्ड मेडिसिन फैसिलिटी में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। चीफ मिनिस्टर पेमा कुंडू लॉन्च द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट एज अ फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च भी कर दिया गया यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ मेडिसिन थ्रू द मल्टीपल drones. The project also launched from the approval granted by the Civil Aviation Ministry, इसको
अप्रूवल भी मिल गया है। तो रिमोट एरियाज वगैरह में आप मेडिसिन फैसिलिटी को तुरंत और क्विकली पहुंचाने के लिए इस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का लॉन्च किया गया। और किसने किया? अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक। टू, एक्सेस अल्टरनेटिवली logistic route in the providing the safe, accurate and reliable pickup of the delivery from the healthcare items and life-saving equipment from the distribution centers to the specific location in the bank। मतलब बहुत रिमोट लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पहुँचाना रहेगा। तो मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपके हेल्थ केयर आइटम्स हैं और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स वो इसलिए बनाए टू इंश्योर हेल्थ केयर इक्विटी फॉर द रूरल एरियाज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, केरला सवारी। केरला सवारी काफी अच्छा इनिशिएटिव रहा है केरला गवर्नमेंट का। केरला हैज launched soft launch Kerala Safari to ensure decent service to the passenger along with the fair remuneration to auto taxi workers। तो फेयर रिन्यूमरेशन कराएंगे मतलब बहुत कम, मतलब जो फेयर चार्जेस होने चाहिए थे वही लिए जाएंगे। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है केरला सवारी कंसीडर एज अ फर्स्ट फॉर द इनिशिएटिव बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट ने पहला इनिशिएटिव लिया है इस तरीके से केरला सवारी। मतलब टैक्सी के टर्म में आपकी पहला इनिशिएटिव है, किसी एक स्टेट द्वारा लिया गया है। इट रोल आउट द स्टेट लेबर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लिंकिंग विद existing auto taxi network in the state with aim to ensure safety and dispute free travel from the public at affordable rate providing in the state। ठीक है, केरला सवारी आपको याद रहेगा, नाम से याद रहेगा केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और क्या है इस तरीके का एक ये सॉफ्टवेयर आपका ये सॉफ्ट लॉन्च है और केरला सवारी। चलिए देखते हैं, जियो थर्मल प्लांट इन लद्दाख। जियो थर्मल प्लांट लद्दाख ONGC इसको स्टार्ट करने वाला है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विल बी सेट अप जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द जियोथर्मल एनर्जी एट पूगा, a remote valley located in Ladakh। It will be India's first geothermal, फर्स्ट है तो इसलिए याद करके रखिए इसको, फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट एंड आल्सो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट। इसकी हाईएस्ट सी लेवल की हाइट कितनी है आपकी? 14,000 फीट। ONGC has started drilling its first well for the project that is encounter high pressure steam at 100 degrees centigrade with a discharge rate of 100 ton geothermal energy per hour, कंसिडर अ गुड साइन फॉर द प्रोजेक्ट। काफी अच्छा साइन, इतनी अच्छी एनर्जी मिल रही है यहाँ से जियोथर्मल के फॉर्म में, तो इसको यूज किया जाएगा। जियोथर्मल पावर प्लांट इन लद्दाख। मत्स्य सेतु ऐप, ये एक्वा बाजार में, तो मत्स्य सेतु ऐप ये आपके एक्वा बाजार का एक और है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड ड्रिंक लॉन्च द ऑनलाइन मार्केट फीचर एक्वा बाजार। ये एक्वा बाजार लॉन्च किया गया इन मत्स्य सेतु ऐप में। मत्स्य सेतु ऐप में इसको एक्वा बाजार को इस फीचर को भी लॉन्च किया गया था। मत्स्य सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज क्रिएटेड बाय द ICIFA। मैंने आपको बताया था कि NFDV टू सॉल्व द इश्यूज ब्रिंग आवर स्टॉक होल्डर टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म। क्लियर? तो मत्स्य सेतु बनाया किस लिए गया था? लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि किस तरीके से जो आपकी फिशरी से रिलेटेड है, आपकी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं और जो भी बायर सेलर्स हैं वो एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ सके आपको मत्स्य सेतु। इसमें एक आपकी फीचर ऐड किया गया है एक्वा बाजार। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ऐसे पुरस्कार पोर्टल के लिए कुछ भी नहीं था, तो ये अच्छा इनिशिएटिव रहा। यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द अवार्ड्स ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी मिनिस्ट्री एजेंसी डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं वो सिंगल प्लेटफॉर्म पर रहेंगे लिस्टेड। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल उसके थ्रू दिए जाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड द हिस्ट्री of India to provide information about the all award to the public, a single digital platform। एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म से पर सारे अवार्ड्स जो भी इंडिया में दिए जाते हैं वो सारे के सारे लिस्टेड होंगे और उनके बारे में सारी जानकारी पब्लिकली यहाँ पे दी जाएगी। द इन्फॉर्मेशन इंडिकेट्स क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड डिटेल ऑफ द पास्ट अवार्डीज। जो उनको लास्ट में जो जिनको अवार्ड मिले हैं उनकी डिटेल्स होगी यहाँ पे। क्लियर? प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी इस एक ही ऐप पे। वो है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, राष्ट्र का गौरव। क्लियर? GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड GI टैग टू मिथिला मखाना। ये याद रखिए, मिथिला मखाना को अब GI टैग मिल चुका है। GI टैग के बारे में आपको पता होगा। GI टैग जैसे किसी प्रोडक्ट को मिलता है तो एक फिक्स टेन्योर के लिए उससे रिलेटेड
एक प्रीमियम प्रोडक्ट की फॉर्म में भी आ जाता है और उसको एक एक नाम मिल जाता है, एक प्रॉपर कि वो आप और दूसरे जो फैक्ट दूसरे इंडस्ट्री उसका नाम का यूज भी नहीं कर सकते उसको इस तरीके से। तो गवर्नमेंट हैज अवॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग टू द मिथिला मखाना, a move which is expected to help farmers of Mithila region of Bihar to get the maximum price of their premium product। तो जो उनका प्रीमियम प्रोडक्ट था मिथिला मखाना, उनको लिए अब जीआई टैग मिल गया है। Once the product get his tag, any person or company cannot sell a similar item under this name। क्लियर? तो इस अगर आपको जीआई टैग मिला है इसमें, उनको जीआई टैग मिलेगा तो कोई भी कंपनी और सेलर इसके नाम से आप नहीं बेच सकता। दिस टैग इज वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर फॉलोइंग विच इज कैन बी इग्नोर्ड। यहाँ के रीजन के लोग हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा इस टैग को लिए। द अदर benefits of the GI registration include the legal protection to that item। तो लीगल प्रोटेक्शन भी मिल गया यहाँ पे, और प्रिवेंशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बाय द अदर्स, और कोई भी अनऑथराइज्ड यूज भी नहीं कर सकता उसके लिए भी प्रिवेंशन है। एंड प्रमोशन फॉर द एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में भी प्रमोशन मिलता है यहाँ पे। तो आई थिंक आपको ये बस ये एक चीज याद रखिए कि जीआई टैग अभी किसको मिला है रिसेंटली, मिथिला मखाना, मिथिला के जो मखाने हैं बिहार का। टमाटो फ्लू इन फ्यू पार्ट्स ऑफ केरला में अगर आप देखेंगे यहाँ पे a न्यू वायरस नोन एज टमाटो फ्लू। देखिए आप टमाटो की शेप में आप इस तरीके से ये, और जो जिनकी एज बच्चों की 10 साल से कम रहती है उनकी स्किन पे मिलेंगे आपको देखने के लिए। हैज बीन डिटेक्टेड आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया, 82 चिल्ड्रन हैज बीन इन्फेक्टेड विद द टमाटो फ्लू। 82 बच्चे आपके बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं टमाटो फ्लू से। इट इज significant to highlight that all infected kids are under the age of 5। जितने भी इन्फेक्टेड बच्चे हैं वो अंडर द एज ऑफ 5 है। The infection is named tomato flu because the red and the painful blister that appear throughout glow gradually to the size of tomato। ग्लो कर रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं टमाटो के साइज के, इसलिए इसका नाम टमाटो फ्लू रखा गया है। The disease which seems to be variant of hand, foot and mouth disease occur mainly in the children under the 10 year of age, but it can be occur in the adult too। बड़ों में भी हो सकता है। It is a self-limiting disease at the sign and symptom resolve after a few days। It is caused by the coxsackie a virus, और ये 16 belongs to group of the इंट्रोवायरस। इंट्रोवायरस का ये ग्रुप है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका कवर करता है मंडला फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ये आपका पहला जिला है जो फंक्शनली लिटरेट हो गया है। अगर हम लोग बात करें 2011 की, और 2011 सर्वे लिटरेसी रेट इन मंडला डिस्ट्रिक्ट वाज 68%। सिर्फ 68% था, अब आपका जाके 100% हो गया है। ट्राइबल dominated Mandla district of Madhya Pradesh has become the first completely functionally literate district of the India। तो important है, याद करके रखिए इसको। Another report of 2020 highlights that more than 2.25 lakh people in this district were not literate। Most of them was tribals from the forest area। बहुत सारे सभी ट्राइबल एरिया से 100% लिटरेट हो गए। काफी अच्छी अचीवमेंट है ये। हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्चेस चिराग स्कीम। चिराग स्कीम के थ्रू जो आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के जो स्टूडेंट है वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सकते हैं जिनकी इनकम 1.8 लाख से कम है, फैमिली इनकम 1.8 लाख से कम है। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन टू द ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल। चिराग स्कीम स्टैंड फॉर चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट। इट हैज रिप्लेस अ similar scheme launched in 2007 by the Bhupendra Singh Hooda's government। Under the Chirag scheme, a student of government school can enroll in the private school in the class of 2nd to 12th। However, for this, annual verified income of the parents shall be less than 1.8 लाख से कम होनी चाहिए। क्लियर? चलिए देखते हैं एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022। इसके बारे में बस इतना, एक फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लीजिए आप लोग। एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज अ multinational exercise hosted by the Royal Australian Air Force। Almost 2,500 personnel from over 17 countries and 100 aircraft will engage in both offensive counter air and
डिफेंसिव काउंटर एयर कॉम्बैट ड्रिल में ये शामिल हो जाए। एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी है एयरफोर्स की, तो उसमें शामिल हुए अभी सभी लोग। तो ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स ने, रॉयल एयरफोर्स ने इसको ऑर्गेनाइज करता है, होस्ट करता है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2000। लास्ट एडिशन वाज कंडक्टेड in 2018 में कंडक्ट हुआ था, 2020 नहीं हो पाया एक्सरसाइज, बाद कैंसिल ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, दिस ईयर एक्सरसाइज विल सी द participant over the 100 aircraft and 25 military person from the various air forces. Federal Bank become the first to list its payment gateway on TIN 2.0 प्लेटफॉर्म। फेडरल बैंक आपका फर्स्ट बैंक बन गया आपका, इसने लिस्ट आउट कर दिया पेमेंट गेटवे को ऑन 2.0 प्लेटफॉर्म पे। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपका। केरला बेस्ड फेडरल बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू लिस्ट हिज पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन TIN 2.0 platform for the income tax department. The TIN 2.0 platform went live on 1st July this year, and the payment gateway has been enabled, providing one more payment option to the taxpayer who can now make their payment with easy using mode of such as credit card, debit card, UPI, NEFT or net banking through payment कर सकते हैं। The bank also received the government's approval to collect direct tax during the past financial year and has been made effective since 1st July 2022. Clear? Antim Panghal sees defeated Kazakhstan's Antalya Shagyaba to win the title of Under-20 World Championship. तो Under-20 World Champion बनी है आपकी ये रेसलिंग में। Clear? Antim Panghal, a 17-year-old wrestler from Haryana, has created history by becoming India's first ever Under-20 World Wrestling Champion. ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन है, नाम याद रखिए इनका, अंतिम पंघाल। जस्टिस यूयू ललित, उदय उमेश ललित इज अ 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं तो इनका नाम याद रखिए आप लोग, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू administered the oath of the office of the chief justice of India to the Justice Lalit. He is one of the 6 senior counselor who has been directly elevated to the Supreme Court. Formerly he served as a judge of Supreme Court of India. पहले ये फॉर्मली आपके सुप्रीम कोर्ट जज की तरफ थे। Before his elevation as a judge, he was a senior counselor of the Supreme Court. बस सिंपली ये याद रखिए, 49th Chief Justice of India, that is Justice Uday Umesh Lalit. Clear? Government appoint Suresh N Patel as a new CV कमिश्नर, आपके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। बस इतना याद रखिए, विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल वाज अपॉइंटेड एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और ये आपकी ही हैज बीन वर्क एज अ एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सिंस जून दिस ईयर, जून 2022 से एज अ एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर वर्क कर रहे थे, उनको इस पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया गया है। Nalathambi has been appointed as the first woman Director General of CSIR, Council of Science and Industry Research. He is a senior electrochemical scientist and he has been appointed for the 2-year के लिए अपॉइंट किया गया है। यूनेस्को पीस प्राइज, इनका नाम याद रख लिया आप लोग। फॉर्मल जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल has been awarded for the UNESCO Peace Prize for his effort to welcome refugees। ने refugees का वेलकम किया था जब 2015 की बात है आपकी, वेलकम more than 1.2 million refugees from these countries। In the summer of 2015, refugees were streaming into the Europe. Merkel opened his country's border and famously declared to the German Win Stefan Das, we can do this इसका मतलब है वेर स्केफन दास, इसका मतलब है वी कैन डू दिस। तो वेलकम किया था सारे रिफ्यूजीज के लिए, इनको पीस प्राइज मिला, यूनेस्को पीस प्राइज मिला है। नाम याद रख लीजिए बस इनका, एंजेला मार्केल। ऑल द मेंबर ऑफ जरीवास टचेस फॉर हिज करेजियस डिसीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सोर्सेस को यूज किया था मैं ये सारी वीडियोस ये लिखने के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अच्छी तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए। किसी भी स्टेज पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट एक गाइड के फॉर्म में। आपको कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।